तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में। जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। तो उसमें उसकी मार में हाथियों की फिर जब लड़ाई होती तो नीचे छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो तो पाँव में आ जाते हैं ना, पाकिस्तान जैसे। तो फिर वो इस तरह के हो सकता है आपकी लॉटरी निकल जाए, सोना दे गए तो चढ़ाइए आपने कि अमेरिका जो है ईरान के गले पड़े और आपसे दोबारा अड्डे मांगे और आपकी लॉटरी निकले, लंदन दुबई की प्रॉपर्टियां बने। लेकिन पता नहीं, अब हो सकता है ये भी लॉटरी निकला है आपकी, कोई पता नहीं। आप हमेशा वेट करते हैं। आपके सुना है कई लोग जो है बड़े पीरों मुर्शिदों के जाके दुआएं कराते हैं, क्या पता सुनी जाए किसी के ये भी मौका आ जाए। लेकिन चीमा साहब, पता नहीं क्या बददुआ है इस मुल्क को, क्या वजह है कि 400 साल के पुराने इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशंस की डिग्रियां और किताबें आप पे बेअसर, कलाम नर्मो नाज़िक बेअसर। आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां मैंने बताया नहीं कि आज तक, अब मैं बहसीत पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात ही 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे बड़ा वेपन है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की। खबर आ गई थी, उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे बड़ा वेपन है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैं इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाए। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे मुमालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे, कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर, 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। आज भी मोदी साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी साहब की एक खासियत यह है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में। जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो,
उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ. ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी. ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में. तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था. डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनके आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही. और दूसरा मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं. मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पर कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है. और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी. डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ. एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे हैं. ये जो मूवमेंट कह लें या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे वो बना रहे हैं ऑल दैट. ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो religious model है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़हब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो. जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है. सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे. डू यू थिंक कि ये एक कुछ तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा सब दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता. एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा. आपके पास पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ. फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया. आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुई अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल. यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देकर. लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है. ये अफसोस वाली बात. लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउन हुआ. अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था. मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं. आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़, जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कैनेडा दी पीआर ਨੂੰ पकड़ पे भुखे नंगे फराडिए. मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में. मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है. आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते. साउथ अफ्रीका लेकर गया, रॉ खन्ना का चीखा यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? पाउंड डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है. अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं. देखें ना, आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है. गोरे को जाने की जरूरत नहीं. अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं. देखें, लेकिन चीमा साहब ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है. कभी सबसे पहले अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था. दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे. आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं. उनसे अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है. तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. चाइना के हालात देखें, ओपीएम वॉर की हिस्ट्री पढ़ के देखें तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें. हमारे अमेरिका की, मैं भारत की, चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी.
आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे चढ़ के आते थे जिन्होंने यहाँ पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की, नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे, ज़लील ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया नहीं कि आज तक अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात ही 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन नो। इस तरीके से पठानों ने मारा हमें आगे। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है? नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर बारबैरिक। दरिंदगी थी उनके अंदर मेरी नजर में। मैंने आज देख लिया आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60 साल का बंदा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है, एक पुल सीधा नहीं है वहां। नेचर फायर बैक, नेचर बैक फायर कर जी। मतलब हकीकत ये ताकत की बात है। लेकिन वो पठानों को कोई मसला नहीं है, उनका तो था ही कुछ नहीं, तो वो जैसा कहते हैं ना कि वो तो चल रहा है। मुसीबत तो ये हम कौन है, आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं, मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासती जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चले, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां MBS ने छोड़ दिया सारा कुछ। आपको पता है कि रमजान के लिए उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से हाउ टू क्वाइटली सेलिब्रेट रमजान। जिस तरह पहले उसको पब्लिसाइज किया जाता था, उसने उसके ऊपर उसके खिलाफ उसने वहां पे कानून पास किए, नए रूल उसने इशू किए सऊदी अरेबिया, क्योंकि डरते हैं लोग, डर रहे हैं। वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आए, फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह जाएंगे वहां इन सर्कमस्टांसेस में? वो खोलना चाहता है हर चीज, आप अभी भी बंद करना चाहते हैं। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है। और मैं जो चीखता हूं कि आपका रूलर जो ब्रिटिश एजेंट है, उसके पास डिग्री है हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, लेकिन मां के कपड़े फाड़ रहे हैं। चीमा साहब इन जिन लोगों की आपने बात की, 3 साल तू होटल है, 2 साल तू होटल है, इनके पास क्या, इनके क्रेडेंशियल, इनके क्या एक्सपर्टीज है टू सेव पाकिस्तान इकोनॉमी? इनके पास क्या एक्सपर्टीज है टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम टेररिज्म? चीमा साहब पता नहीं क्या बददुआ है इस मुल्क को, क्या वजह है कि 400 साल के पुराने इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशंस की डिग्रियां और किताबें आप पे बेअसर, कलाम नर्मो नाज़िक बेअसर। लेकिन पता नहीं क्या आप लोग सीरियस नहीं अपने मुल्क के लिए। मैं आपको चैलेंज करके बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं है। तो पता नहीं बात के पाकिस्तान को तो पाकिस्तानियों ने बचाना है ना। आप चाहते हैं IMF वाले जाके बचाएं आप, वो तो देते हैं पैसे, वो भी आप खा पी जाते हैं। यू आर अंडर द रूल ऑफ अमेरिकन राइट नाउ, यू आर रन बाय IMF। जो आपका बजट बनाता है, इट मींस दे आर रूलिंग यू, सिंपल एंड इजी। और आप उस फेज से बाहर निकलने नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है। चीमा साहब आप 3 बिलियन के लिए कल परसों आपने IMF के सामने लेट जाना है, पूरे कंट्री ने। अगर लोगों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, इंडिया ने 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया, तो 2048 तक 3 बिलियन आपकी, वो जो 2048 तक LNG लेंगे मेरा ख्याल है उनसे, तो 178 बिलियन डॉलर। तो चीमा साहब चलें फिर, आपको पता, सब पता है। आप जितने चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਾੜੀਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। लेकिन है कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਖਰੀ किस्त होगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल कोलिशन बनेगा ये नेशनल हीलिंग एंड रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। अगर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने और उनकी पार्टी ने बीच में लोचना तला और हालात, आपको किस तरह पता वो नहीं तलेंगे? वो तो शुरू हो चुका है। बल्कि खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करें। कभी पाकिस्तान में एहतजाज पुरअमन हुआ? वो तो निकल पड़े पहले बार। या टाइम स्क्वायर के ऊपर जो उन्होंने वादे किए हैं, ये जो व्हाइट हाउस के सामने यहाँ पे डायस्पोरा ने जो बातें की हैं, आप सुन नहीं सकते हो जितनी गंदी गालियां दे रहे हैं। और जिसको कह रहे हैं ना कि हीलिंग करेगी ये कौम, वो कहती है अगर मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान बढ़े। वो कहते हैं इमरान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, जिससे आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो देखो, करो तजर्बा। पहले इसका तजर्बा किया था, और तजर्बा कर लेंगे। वो उन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई हुई है तार साहब इमरान खान की पार्टी ने कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो इमरान खान को मिलने जेल चला गया। मतलब पैरी पे आ गए जाके इमरान खान का नहीं, गेट आउट। मैंने भी सुना है
एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट। हाथ में तस्बीह थी, कुरान हाथ में था, आधा पाक उन्होंने कुरान तो हिफ्ज कर लिया ना, अंदर सुना जेल में नमाज कराते हैं। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं हकीकी आजादी, हकीकी। ओ यार खुदा दा ना लो यार। लेकिन ये चीमा सा पर आवाजें पता है कब निकलती, जब नाश्ता फ्रूट और योगर्ट के साथ पेश किया जाए, जब मर्जी का स्टेशनरी बाइक दिया जाए, फिर लौंडे लपाड़े इस तरह की बातें बाहर करते हैं, अंदरों चीका होंदियां देना मेरी सब गल्लां करते हैं। चलो कर लेना स्वाद चीमा साहब, इस तरह अगर इस तरह चलाना है तो ठीक है। अगर दिस इज हाउ यू वांट टू रन पाकिस्तान, डू इट, लेट्स सी इट। 76 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब आप सोच रहे हैं 176 साल मजीद, लेकिन जो हालात आपके इस तरह चलेगा नहीं। उस रीजन के अंदर कई खराबियां होने वाली हैं। उसकी वजह यह है इंस्टेबिलिटी आएगी। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड इन दैट रीजन एज वेल। और उसके बाद यह है कि भारत और चाइना और रशिया का पहले ही प्रेशर उस एरिया के अंदर है, रीग्रुपिंग पहले ही हो रही है उसके खित्ते के अंदर। बल्कि मैंने अगली चीज बल्कि मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस वो भी करूं, जो हमारे यहाँ पे अमेरिकन जो थे जिन्होंने जाके इंटरव्यू किया पुतिन का, कार्लसन, उसकी बड़ी दुनिया में धूम है। और आई वाज सरप्राइज्ड द वे द पुतिन वाज कॉन्फिडेंट, द वे कॉन्फिडेंट। उसने कहा जी उस पे एक सवाल मैं आपके देखने वालों से शेयर करना चाहूंगा। हमारे सेनेटर है न्यूयॉर्क के चक शुमर, उन्होंने थ्रेट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर जाएंगे यूक्रेन में, अमेरिकन सोल्जर्स विल गो ऑन ग्राउंड और वहां पे जंग लड़ेंगे रशिया के खिलाफ। जिस तरीके से हंस के उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बॉर्डर तक कंट्रोल होता नहीं आपसे, $33 ट्रिलियन का आपका नेशनल डेट है, तो आप यहाँ के जंग लड़ेंगे। मैं बल्कि हैरान हूं, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अफगानिस्तान से भागने का रास्ता भूल गए हो आप। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंट था, पुतिन वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट क्यों है ये भी बता देता हूं। कॉन्फिडेंट इसलिए है, और धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, इकोनॉमी की भी, प्राइड की भी, सुपर पावर एक वर्ल्ड की भी, हर चीज की भी। और इस वक्त जो हालात है, अच्छा इसमें होगा क्या आगे फ्यूचर में, रीग्रुपिंग होगी। एक पावर का वैक्यूम आता है ना, तो वो सारी जो दूसरी पावर्स होती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करती हैं। इस वक्त प्लेयर्स आर भारत, चाइना, रशिया, ये उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसकी मार में हाथियों की फिर जब लड़ाई होती तो नीचे छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो तो पाँव में आ जाते हैं ना पाकिस्तान जैसे। तो फिर वो इस तरह के हो सकता है आपकी लॉटरी निकल जाए, सोना दे गए तो चढ़ाइए आपने कि अमेरिका जो है ईरान के गले पड़े और आपसे दोबारा अड्डे मांगे और आपकी लॉटरी निकले, लंदन दुबई की प्रॉपर्टियां बने। लेकिन पता नहीं, अब हो सकता है ये भी लॉटरी निकला है आपकी, कोई पता नहीं। आप हमेशा वेट करते हैं। आपके सुना है कई लोग जो है बड़े पीरों मुर्शिदों के ज्यादा दुआएं कराते हैं, क्या पता सुनिए किसी के ये भी मौका आ जाए। लेकिन ये कि दूसरी साइड पे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब बात तो सही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ईरान पे को करेंगे, वो तो चाइना के साथ हमें फंसे हुए हैं। और होतियों से नहीं हो रहा सरकार, वो उनसे होती नहीं कंट्रोल हो रहे, तो आप उनसे बात उनकी देखें। कल किसी ने बात की थी, वो बर्नी सैंडर ने तकरीर की कांग्रेस के अंदर, उसने कहा देखें वी आर फंडिंग द इजराइल्स वॉर, हम पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात भी नहीं सुन रहे। देखें ये इंटरनल मसला है डॉक्टर साहब अमेरिका का, और मेरा ख्याल है जिसको वो हल नहीं कर रहा। नहीं इंटरनल नहीं है चीमा साहब, इंटरनल नहीं है। इसकी वजह यह है कि टोटल ओवरऑल द नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू वर्क, नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, नेशन हैज डिनाइड द इनोवेशन। 18वीं सदी से आज तक पहले इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? इनोवेशन। वो उस पर डिनाई कर चुके हैं। इनको एक कहा था ओबामा साहब ने, उसने कहा था कि 400 साल यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years, यू हैव बीन ऑन द वर्ल्ड स्टेज फॉर 400 years, लेट चाइना राइज नाउ, लेट्स जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। देख ले आप, फेडरल गवर्नमेंट अभी भी आज भी आधी बंद है। मजे की बात है, न्यूयॉर्क की सारी बिल्डिंगें जो ऑफिस बिल्डिंग थी वहां पे सारे कंडोमिनियम बन रहे हैं, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम होता है? यूरोप आज क्यों घुटनों के बल है? वीक इज फॉर 4 days, वीक इज फॉर 4 days। डॉक्टर साहब ट्रम्प, आपके लीडर ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो किसी यूरोपियन लीडर ने कहा है पता नहीं कि अगर हम पे रशिया ने या किसने हमला किया तो उन्होंने कहा मैं कहूंगा और करो। डॉक्टर साहब ये पे योर बिल्स, वो ये कह रहे पे योर बिल्स। चीमा साहब उसकी वजह बताना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले उस खबर को सबसे ज्यादा हवा सीएनएन ने दी है, क्योंकि देनी भी उन्होंने थी, क्योंकि सीएनएन इज अ पॉलिटिकल टूल है, व्हाइट हाउस की शील्ड है सीएनएन जो है, उन्होंने उसको हवा देनी थी। लेकिन दूसरा मेरा उसके ऊपर जो उसके ऊपर पॉइंट ये है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को किस तरह ब्लेम करेंगे? यूक्रेन की वार, आप गूगल करके देखेंगे यूरोप और यूरोपियन यूनियन ने कितने पैसे दिए और अमेरिका कितने पैसे दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज फिर $93 बिलियन का बिल जो है पास हो चुका है यूक्रेन और इजराइल की जंग के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प को किस तरह ब्लेम करेंगे आप? इस वक्त रशिया थ्रेट किसकी है? यूरोप को, रशिया की। वो पैसे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं पैसे? फिर वो अपने रिलेशनशिप रशिया के साथ क्यों रखते हैं? उनसे एनर्जी भी उनसे लेते हैं, गैस भी उनसे लेते हैं, कोला भी उनसे लेते हैं, और इधर अमेरिका को बेवकूफ भी बनाते हैं। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रम्प इज राइट। वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका का अपना सिस्टम सारा क्रिपल कर रहा हो। आज किस मुंह से ये $93 बिलियन दे रहे हैं यूक्रेन वार के लिए? इन्हें पता भी कि सारे करप्ट है वहां, इन्हें पता भी सारे करप्ट है, वो सारा पैसा लंदन और दुबई जा रहा है ना, पता है। बल्कि ये खुद किकबैक्स ले रहे हैं। ये सारी जो वार है, दिस इज अ स्कीम ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये सारी गेम तो लॉकहीड मार्टिन की और रेथियान की और नॉर्थरप ग्रुमन की सारी गेम। और आप देख रहे हैं सारे सेक्रेटरी वहां से आए, सारे किकबैक्स ले रहे हैं, सारे उनके बोर्ड पर बैठे हैं।
हमारा खून पसीना जो है वो उड़ा रहे हैं, ये खुद भी खा रहे हैं, करप्ट है। मैंने आपको कहा था जो करप्शन में पाकिस्तान छोड़ के आया मेरे पीछे यहाँ आ गई, वो यही कर रहे हैं करप्शन। वहां तो कुछ भी नहीं। अब देखें ना यूक्रेन, गूगल करके देखें यूक्रेन का बैकग्राउंड क्या है, करप्ट तीन कंट्री वहां, थोड़ी ना भी पता है। दूसरा चीमा साहब आपके देखने वाले उनको छोड़े, पेंटागन का 6 दफा ऑडिट फेल हो चुका है, ईयरली ऑडिट होता है 6 दफा फेल हो चुका है, पता है इनको, सब पता है। ये नहीं कि इनको पता नहीं, नाक में रोटियां डालते, पता है। लेकिन जब कंट्री गोज इनटू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, उससे किस तरह निकला जा सकता है? उससे फिर देखिए अब इनको कौन निकालता है। दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। पता है इनको, हम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा सिस्टम इज नॉट वर्किंग, आवर सिस्टम इज क्रिपलिंग, वी आर डाइंग। इन्हें पता है। जिस तरह पाकिस्तान में आप अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मनाते हैं, आजकल ये भी यही कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जो यूएई है वो भाई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, मतलब कि भाई वो ख़रीदने जा रहे हैं भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया और भारत ने मिलकर विकसित की है और दोनों की ही मेहनत है इसके अंदर, ठीक है। जो क्या बोल, इनका नाम का मैं बता देता हूँ, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल जो नाम दिया गया है उसकी उत्पत्ति ब्रह्म जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की, बहुत ही पवित्र नदी है। और क्या बोलते हैं, जो है ना, मोस्किया जो है वो क्या बोलते हैं, रसिया की नदी है, बहुत क्या बोलते हैं, जानी मानी नदी है। तो भाई दो नदियों के नाम पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, उनकी भी पवित्र नदी है और दो नदियों के नाम पर ये नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल क्या बोलते हैं, ब्रह्मोस देखो ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों वे में होती है एक तरीके से, मतलब कि ऑफेंसिव वे में कर देंगे और डिफेंसिव वे के लिए ये जो क्या बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम जो आकाश है उसमें भी लगाई जा सकती है, ठीक है भाई। सब दोनों चीज़ों में मतलब कि कर सकते हैं इसको इस्तेमाल, ठीक है। यूएई इंडियाज ब्रह्मोस आकाश तीर हाउस स्ट्राइक एंड शील्ड सिस्टम कोड बूस्ट गल्फ डिफेंस, मतलब कि गल्फ नेशंस के लिए ना, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, गल्फ नेशंस में सबसे ज़्यादा भाई अब जो दिक्कत आ रही है ना, वो सोच रहे हैं कि भाई अब ये जो ईरान है ना, ईरान से निपटना है, किसी भी हालत में निपटना है, क्योंकि भाई ईरान को जवाब नहीं दिया था गल्फ नेशंस ने। ये बात भाई साहब बहुत अच्छी थी, पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर जवाब देते, मतलब कि ये नहीं कि हिम्मत नहीं है उनकी गल्फ नेशंस की, बिल्कुल भी मिडल ईस्ट के देशों की बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्या बोलते हैं ईरान पर पलटवार करने की, भाई बिल्कुल। लेकिन भाई वो समझते हैं भाई ईरान तो भाई अपना को सब कुछ तबाह कर लेगा, उसको तो भाई इस्लाम का खलीफा बनना है, चौधरी बनना है। लेकिन भाई जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ठीक है, जॉर्डन, ये ऐसे देश हैं जो मतलब कि फ्यूचर को देख के चलते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई साहब एक टाइम पे तेल ख़त्म हो जाना है, उसके बाद में भाई इकोनॉमी बिल्कुल ठप बैठ जानी है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बहुत सारी अपनी सेफ्टी का इंतजाम भी करना है, क्योंकि भाई साहब उस टाइम पर पैसा ज़्यादा नहीं होगा। तो भाई उस तरीके से दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और भाई अपनी डिफेंस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई इनको पता है कि भाई साहब ये लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, इस वजह से भाई ये मतलब कि तरक्की करने में लगे हुए। लेकिन ईरान जो है मतलब कि भाई साहब वो तो खुद को तबाह कर लेगा, उसको तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से भाई। अपने देश की जनता के लिए कोई सहानुभूति थोड़ी है उनको, कोई दिक्कत नहीं है उनको कि भाई कि उनके देश की जनता मतलब कि भाई साहब भूखी मरे, कुछ भी करे, क्या खाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है भाई, बेरोज़गारी बढ़ गई है ईरान में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को फ़र्क पड़ता है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, जॉर्डन वगैरह ऐसे देशों को भाई फ़र्क पड़ता है, मिडिल ईस्ट को पड़ता है, ईरान को भले ना पड़े। इस वजह से वो भाई अपना मतलब कि जो डिफेंस है ना उसको भाई मजबूत करना चाहते हैं, इसी वजह से भाई वो ब्रह्मोस खरीदने के लिए राजी हुए हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं ये जो यूएई है वो चौथा देश है, फिलीपींस और थाईलैंड वगैरह को हमने बेची है, ठीक है, इंडोनेशिया को बेची है, चौथा देश बन गया है क्या बोलते हैं यूएई, जो कि भाई साहब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक एयर मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, ठीक है। द यूनाइटेड अरब अमीरात रिपोर्टेड इंटरेस्टिंग इन एक्वायरिंग इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स इट्स broader efforts to strength both in its offensive and defensive capabilities, while diversifying military supplier beyond its traditional western partners, ठीक है। According to a Reuters report, India and the UAE are holding preliminary discussions on the possible sale of the two systems as the Gulf nations seek to enhance its ability to respond to emerging threats following
recent conflicts in the Middle East. ठीक है, if the discussion turns into a deal between Abu Dhabi and New Delhi, it will be a major boost for UAE ability to conduct precision strikes against maritime and land targets, will improving its capability to detect, track and respond aerial थ्रेट्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है भाई साहब, तो मतलब कि ये जो डील है ना, मतलब कि रशिया की परमिशन चाहिए ये पूरी डील करने के लिए, भारत ही नहीं भेज सकता, मतलब कि रशिया की भी वो क्या बोलते हैं मर्जी चाहिए होगी। लेकिन भाई रशिया तो मतलब हाँ कर देगा कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही रशिया के मतलब कि संबंध ईरान के साथ में बेस्ट हैं और ईरान नहीं चाहेगा कि भारत इनको क्या बोलते हैं मिसाइल सिस्टम दे ये ब्रह्मोस का यूएई को। तो भाई लेकिन फिर भी भाई रशिया मान जाएगा, क्योंकि रशिया को पैसे की ज़रूरत है भाई इस टाइम पे, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी बहुत ठप बैठी पड़ी है और रशिया को अपना असला बेचना है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे बिक रहा है। ठीक है भाई साहब, भारत के साथ में काम कर रहे हैं तो भाई भारत बेच रहा है तो भाई रशिया को भी फ़ायदा होगा ना, रशिया मना नहीं करेगा। तो भाई ये डील हो जाती है तो उसके बाद में ये क्या बोलते हैं यूएई को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और यूएई मतलब कि भाई मिडिल ईस्ट में बड़ी शक्ति बन के उभर सकता है, अपनी मतलब कि डिफेंस ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या बोलते हैं यूएई की। ठीक है, द यूएई लॉन्ग क्या बोलते हैं द यूएई लॉन्ग एडोप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस diversifying its defense procurement by sourcing military equipments from multiple countries rather than relying on a single supplier. A diversified supplier base gives the UAE more strategic autonomy and closer ties with India have the added benefit of not antagoning the US as the countries remains allies, said Paul Pandya. ठीक है, साउथ एशिया सीनियर एनालिस्ट एट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेट एंड कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। While the United States remains its principal security partner, the UAE has over the years acquiring fighter aircraft, air defense system, drones and naval platform from a range of Western and non-Western suppliers. ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई अगर भाई देखो भाई मैं आपको थोड़ी सी खासियत बताता हूँ। ये देखो, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया सुपरसोनिक स्ट्राइक स्पेयर जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्पीड है मैक 2.8 से 3.0 तक। ठीक है, नियरली 3 times द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब कि इसका 3 गुना और मान लो कि इसका स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, ओके, रेंज है इसकी 290 किलोमीटर से 800 किलोमीटर लेटेस्ट वेरिएंट में। वैसे तो 300 से 500 होती है वैसे, लेकिन भाई इसमें क्या है ना, अब ये क्या बोलते हैं 290 से लेके भाई अब ये मतलब कि भाई साहब 800 किलोमीटर लेटेस्ट वेरिएंट में है। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द लैंड, सी, एयर एंड सबमरीन्स, मतलब कि भाई साहब जल थल और वायु से मतलब कि हर जगह से इसको दागा जा सकता है। प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट लैंड एंड नेवल टारगेट्स। ठीक है भाई साहब, लैंड और नेवल से मतलब कि भाई साहब शिप से भी टारगेट करने का मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसकी सबसे तगड़ी है लैंड से मतलब कि ज़मीन से, और नेवल से मतलब कि यानी कि क्या बोलते हैं वहाँ से शिप से। ठीक है, क्या बोलते हैं वो जो शिप्स होती है ना वॉर शिप्स होती है वहाँ से। ठीक है, कैरीज कन्वेंशनल वॉर हेड्स ऑफ अप टू 300 किलोग्राम्स, मतलब कि 300 किलोग्राम तक का। ठीक है, ये वॉर हेड कैरी कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो भाई मोटी बात यह है कि भाई भारत की मतलब कि भारत पहले जाना चाहता था कि इंपोर्ट कराता है बहुत सारा असला, मतलब कि पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया था भाई भारत कि भाई असला इंपोर्ट कराने में। लेकिन भाई अब दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है भारत एक्सपोर्ट करने में जितना भारत आगे आएगा ना, ये असला क्या बोलते हैं ये असले को डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने में भारत जितना आगे जाएगा ना, भारत की इकनॉमी उतनी ही बूस्ट होएगी। भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स आएगा, फॉरेन रिजर्व्स अगर भारत के पास आएगा तो भारत के पास परचेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। भारत बहुत सारी चीज़ें
खरीद सकता है। जैसे कोरोना वगैरह के टाइम पे और ये जो ऑयल क्राइसिस के टाइम पे भारत को इंपोर्ट कराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। भारतीयों के पास मतलब कि भाई पर्याप्त मात्रा में सामान होगा और भारत खरीद पाएंगे उसको भाई, क्योंकि भाई लोकल मार्केट्स में जब ही सामान आ सकता है ना, जब भारतीय सरकार इंपोर्ट करेगी छोटी से छोटी, मतलब कि एक मतलब कि सुई से लेकर भाई साहब अनाज, क्या बोलते हैं, अनाज की बोरी, तो वैसे तो अनाज वगैरह तो हम उगाते ही हैं, लेकिन मैं बड़ी थिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कोई भी डोमेस्टिक या फिर सामान होता है ना, जो सब चीज़ें मतलब कि भाई अगर भारत से अगर कभी संकट में मंगवाना पड़ जाए तो उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए भारत सरकार के पास में मतलब कि भाई ये फॉरेन रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी है भाई। भारत के पास में अभी $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व्स पड़ा हुआ है और 800 टन से भी ऊपर का मतलब कि भारत के पास में गोल्ड रिजर्व्स पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, आरबीआई में। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, भारत के पास पैसा होना, भारत के पास पैसा होना यानी कि भाई भारतीयों के पास पैसा होना, और भारत की मतलब कि पर कैपिटा इनकम भी मतलब कि बूस्ट होती है इस चीज़ से भाई साहब, ठीक है। तो भाई भारत को आगे बढ़ना है, हम भारतीयों को हमें साथ देना है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से मतलब कि वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं, घंटों लग जाते हैं एक एक टॉपिक में रिसर्च करने में और उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह करने में और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को रोज़ देखा करिए, ताकि आपकी जियो पॉलिटिक्स पर जो भी मतलब कि जानकारी है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। आप और भी आगे बढ़ सके, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप मतलब कि सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी मतलब नॉलेज में इजाफा कर सके, हमारी यही बस प्रार्थना है और यही कामना है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।